हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में, उसके शासकों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ जो प्रश्नोत्तर बन सकते थे, मैं इस क्विज के फॉर्म में आपको इस पीडीएफ नोट्स के बारे में अटैच करके अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो आज शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दो इसका जो स्वर्ण युग था, ये इसका जो शासन काल था 275 ईस्वी से 550 ईस्वी में लगभग माना जाता है। प्राचीन भारत का वह काल प्राचीन भारत का वह काल जब जहाँ पे कला, विज्ञान, साहित्य अपने शिखर पर थे, उस समय को हम लोग स्वर्ण युग कहते थे। जो गुप्त साम्राज्य था, उसके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, जिनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक चला। उदय इसका लगभग तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। और गुप्त साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था, उसको उत्तराधिकारी को घटोत्कच कहते थे। आगे चलते हैं, गुप्त साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी। इसका जो संस्थापक था, समता कुषाणों के सामंत का अंत करके हुआ है। और इसके जो उत्तराधिकारी थे घटोत्कच थे। 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश का जो सबसे महान सम्राट शासक था ना, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इसने जो उपाधि धारण की, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसने जो मतलब अपना जो शादी वादी की, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी से इसने विवाह संपन्न कराया। और राजनीतिक शक्ति का विस्तार, अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। 319 से 320 ईस्वी तक की इसकी शुरुआत रही गुप्त वंश संवत की। और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को 335 ईस्वी में इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आर्यवर्त के मतलब इस जो आर्यवर्त में उत्तर में इसने 9 शासकों को पूर्णतः पराजित किया। और दक्षिण में इसने 12 शासकों को पराजित किया। विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि इसने जो उत्तर और दक्षिण में सारे राजाओं को पराजित किया था। शासकों को जो अपने अपने क्षेत्र के अधिकार थे उसके, उसने जो पराजित किया था, इसलिए इसने विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। उपलब्धियां जो थी समुद्रगुप्त की, उसमें अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत जो है, इसकी उपाधि धारण करने वाला जो पहला कवि था, पहला शासक था। गया और नालंदा में मिले जो ताम्रलेख थे, उसमें इसे समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। समुद्रगुप्त ना कला प्रेमी को बहुत शौकीन था, तो उसने कला के क्षेत्र में इसने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित महिला दिखाई। और इसके जो दरबारी कवि हुए, हरिसेन, जो प्रयाग के प्रशस्त रचयिता थे, अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान, इसके राज्य के दरबारी थे। साम्राज्य का शिखर और चंद्रगुप्त द्वितीय का उदय कब हुआ, इसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, इसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इसे सकारी मतलब इसे सकारी के नाम से जानते थे, शकों को नाश करने वाला। इसने चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक बना। इसने जो अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र और उज्जैनी को बनाई, जो विद्या का केंद्र माने जाते थे। इसी के शासनकाल में रूपक, जिसे चांदी के सिक्के कहते थे, और वैदेशिक संबंध से जो भारत में न रहने वाले यात्री, जो यात्री थे, उसमें से फैयान था, जो भारत का आगमन उसने किया 399 से 414 ईस्वी में। विक्रमादित्य की उपाधि इसी 570 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी धारण की थी। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं कि इसके जो समुद्रगुप्त के जो
चंद्रगुप्त के सेकंड के जो दरबार की शोभा मंडली थी, उसमें विद्वानों की जो मंडली थी, उसमें से एक महान कवि कालिदास भी हुए। धन्वंतरी जो चिकित्सा के क्षेत्र में महान महारत हासिल थी उन्हें। वारामिहिर जिसे खगोल विज्ञान में महारत हासिल थी। अमर सिंह कोशकार थे। शंकु जो वास्तुकार थे। छपड़क जो फलित ज्योतिष थे। बेताल भट्ट जो जादूगर थे। वररुचि व्याकरण के क्षेत्र में महारत हासिल थी। घटक पर जो कूटनीति में महारत हासिल थी। संरक्षण और संघर्ष कुमारगुप्त का जो शासनकाल था वो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त ने ही अपने भी जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की और कार्तिकेय का उपासक माना जाता था। उसके बाद जो कुमारगुप्त के प्रथम के बाद समुद्र स्कंदगुप्त आए, उसने उस समय जो हुनों का जो आक्रमण था बहुत बढ़ गया था। स्कंदगुप्त ने ही हुनों को बुरी तरह पराजित किया और स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। गिरनार पर्वत जो गिरनार पर्वत के नाम से जानी जाती है। इनके जो पतन का संकेत था भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है उसमें मिलता है। इसमें ही सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। जो सती प्रथा होती थी उसका प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में जिसमें किसी भोजराज जो इनका एरन अभिलेख है जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु और उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। जैसे अगर किसी पत्नी का पति मर गया है तो उसको उसी की चिता पर सती होना पड़ता था। उसका एरन अभिलेख में उसका उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में ऐसी व्यवस्था थी ना कि वृक्षावृत्ति वाली जो प्रवृत्ति की महिलाएं थी उनको गणिका कहा जाता था और जो वृद्ध वेश्याएं थी उनको कुटनी कहा जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन का जो प्रशासन था, गुप्त काल का जो प्रशासन था या साम्राज्य का जो नींव थी वो 4 या 5 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें से एक था देश भुक्ति, विषय और ग्राम। देश के जो शासक थे उसे गोपना कहते थे और जो उससे नीचे जैसे अपना एक स्ट्रक्चर बना होता था देश, राज्य और फिर नगरपालिका, ऐसे देश, भुक्ति और विषय फिर ग्राम। सबसे बड़ा उससे नीचे जो स्ट्रक्चर बना होता था उसके हिसाब से बना जाता था। उसके अलग अलग अधिकारी होते थे। जैसे केंद्र में हमारे जैसे प्रधानमंत्री और आते हैं, फिर राज्य में आते हैं तो मुख्यमंत्री आते हैं और नीचे स्तर पर जाते हैं तो अन्य छोटे छोटे अधिकारी आते हैं। तो वैसे देश का जो उस समय जो प्रशासन था उसका उस समय स्ट्रक्चर था। जैसे देश के जो शासक था उसे गोपना कहते थे। भुक्ति को उपरिक कहते थे और जो विषय यानी डिस्ट्रिक्ट होते थे उसे विषयपति कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे और ऐसे इसने मुख्य अधिकारी और नियुक्त कर रखे थे। जिसे महादंड नायक को मुख्य न्यायाधीश कहते थे। महादंड नायक को मुख्य न्यायाधीश, चांट एवं भाट को पुलिस विभाग के साधारण अधिकारी कहलाते थे। दंड पाशिक जैसे पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी होते थे। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था और कृषि थी इसकी, जो गुप्त साम्राज्य था उसकी अर्थव्यवस्था और कृषि पर नजर डालते हैं तो इसने जो स्वर्ण मुद्रिकाएं थी, ये स्वर्ण मुद्राएं थी, उसे सर्वाधिक प्रचलित इसी युग में हुई, इस गुप्त साम्राज्य में ही। और जिसे दिनार कहते थे। चांदी के सिक्के भी इसी युग में जिसे रूपक कहा जाता था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र जैसे उज्जैन, इसका जो सारा कारोबार जो मुद्रा व्यापार का होता था वो उसका जो केंद्र था उज्जैन था। भू राजस्व उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग मिलता था। बिस्टी जो अनिवार्य श्रम होता था जिसे ओवर टाइम कहते थे उसे बेगार कहते थे, उसे बिस्टी कहते थे। भूमि के प्रकार होते थे। जो क्षेत्र होता था जैसे कृषि योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहते थे। जो रहने योग्य भूमि होती थी या वास करने योग्य भूमि होती थी उसे वास्तु कहते थे। जो पशुओं के लिए भूमि छोड़ देते थे उसे चरागाह कहते थे। जो कृषि जोतने योग्य भूमि होती थी उसे खिल कहते थे और जंगली भूमि को अपृहत कहते थे। समाज और धर्म की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य में जो धर्म था वो वैष्णव धर्म था जिसका चिन्ह था गरुड़।
और मंदिर कला का जो निर्माण हुआ था, जिससे मंदिर बनाए जाने लगे, वो गुप्त साम्राज्य से ही प्रारंभ होने लगे और इसका प्रमुख उदाहरण गुप्त साम्राज्य में ही मिलता है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं तो शैव और बौद्ध धर्मों का जो इस साम्राज्य के लोग थे वो बहुत सम्मान करते थे। सामाजिक सामाजिक संरचना की बात करें तो कायस्थों का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता था, जो याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिला है, सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिला है। जो अछूतों के समय दयनीय स्थिति थी, फहियान के अनुसार जो स्थिति दर्शाई गई है फहियान की पुस्तक में, स्त्रियों की जो दशा थी, सती प्रथा के साक्ष्य हैं 510 ईस्वी में मिले। लेकिन कला के क्षेत्र में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था। महिलाओं को, जो वृक्षावृत्ति करने वाली महिलाएं थी, उन्हें गणिका कहा जाता था। आगे विज्ञान और गणित पर प्रकाश डाले तो आर्यभट्ट उस समय के महान वैज्ञानिक हुए। उन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने ही ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते क्या हैं और कैसे होते हैं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक हुआ। उन्होंने पहली बार ये घोषणा की कि अब पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। दशमलव प्रणाली और शून्य का विकास भी आर्यभट्ट ने ही दिया। जो दशमलव प्रणाली अपनाते हैं उसका विकास भी आर्यभट्ट ने किया। ग्रंथ बृहत संहिता और वनस्पति शास्त्र भूगोल ये वारामिहिर ने दिए थे। वारामिहिर ने और सारी रचनाएं दी, जैसे पंच सिद्धांत, बृहत जाक, लघु जातक की रचना वारामिहिर ने ही की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भूगोल के विषय में चर्चा की, बहुत अच्छे से वारामिहिर ने की। और ब्रह्मगुप्त जो हुए इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक हुए और महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने घोषणा की कि न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व परिकल्पना, जैसे कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। संस्कृत का स्वर्णकाल इसे ही गुप्त साम्राज्य को कहा जाता था, जिसमें से राजकीय भाषा जो संस्कृत थी। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जैसी पुस्तक की रचना की, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी लिखी। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित दूसरी भारतीय रचना थी। उन्होंने मेघदूतम और रघुवंशम की रचना की। अन्य जो प्रमुख कृतियां जो लिखी गई हैं, जैसे पंचतंत्र, मृच्छकटिकम और कामसूत्र जैसी पुस्तकें इसी गुप्त साम्राज्य के लेखकों द्वारा लिखी गई। मृच्छकटिकम में जैसे शूद्रक, एक निर्धन ब्राह्मण और गणिका की कथा बताई गई है, और कामसूत्र में वात्स्यायन। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। वास्तुकला और चित्रकला के ढेर उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे मंदिर स्थापत्य में दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है, शिखर का पहला उदाहरण मिलता है। भीतरगांव मंदिर में जैसे जो ईंटों द्वारा निर्मित है, कानपुर में है। तिगवा जो मंदिर है, विष्णु मंदिर, तिगवा में जो विष्णु मंदिर है वो, और भूमरा में जो शिव मंदिर है। गुफा चित्रकला की बात करें तो अजंता की जो गुफा नंबर 16, 17 और 19 है, वो गुप्तकालीन में बनाई गई थी। 16 जो गुफा है, उसमें जो मरणासन राजकुमारी का चित्र जो वर्णन किया गया, उसे मरणासन राजकुमारी के वर्णन करता है। गुफा नंबर 17 जो है वो चित्रकला, जैसे बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। और एक बाघ की गुफा है, और एक जो विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है।
अजंता जो गुफा नंबर 16 है वो गुप्तकालीन में बनाई गई थी। प्रमुख अभिलेख की और शब्दावली की बात करते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त कवि हर्षेड के द्वारा लिखी गई है। एरण अभिलेख भानुगुप्त जिसमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। भीतरी लेख स्तंभ लेख जो स्कंदगुप्त द्वारा होड़ों का विवरण मिलता है। मेहरौली लौह स्तंभ जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जंग रोधी तकनीकी के बारे में बताता है। महादंड नायक की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को कहते थे। संधि विग्रहिक जो युद्ध और शांति मंत्री होते थे उन्हें कहते थे। सकारी उन्हें कहते थे शकों का विजेता है जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय। निष्कर्ष निकाले इस पूरे गुप्त साम्राज्य का तो इसे हम पूर्णतः समयुग कहते थे। क्यों कहते थे उसके बारे में, जैसे कि एक थी कि राजनीतिक एकता, संपूर्ण भारत का एकीकरण इसने कर रखा था। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो आर्थिक समृद्धि में इसने सोने के सिक्के जिन्हें दीनार कहते थे उनकी प्रचुरता थी। सांस्कृतिक उत्कर्ष जैसे कालिदास का साहित्य और मंदिर वास्तुकला मिलती थी। और वैज्ञानिक चेतना की बात करें जैसे आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक और नक्षत्र वैज्ञानिक और बारहमीर की खोजें महत्वपूर्ण थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों से भरा हुआ यह गुप्तकाल भारत भारत के इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक भी थे, आर्थिक समृद्धि जैसी सोने की प्रचुरता सिक्कों की थी। और सबसे अच्छी बात ना, इसने अपने साम्राज्य को राजनीतिक एकता के संपूर्ण निचोड़ में एक मुट्ठी में बांधे रखा। कालिदास जैसे महान वैज्ञानिक महान लेखक इसी में हुए। अब जो हम इन सब बातों को पढ़ने के बाद हम अपने इस लेक्चर में क्विज के फॉर्म में जो अपनी लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो चंद्रगुप्त को प्रथम को कहते थे, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसको ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण मिली। आगे बढ़ते हैं। ये श्रीगुप्त केवल इसी वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां थी के बारे में एक प्रश्न है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी किस रचना के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? उसकी स्थापत्य कला के कारण, उसकी विजयों के कारण, उसके संगीत प्रेमी होने के कारण, उसके सिक्कों के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा उसके विजयों के कारण। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया क्योंकि इसने 9 शासकों और जैसे दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रश्न लिया गया है। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है जो उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देता है? जिसे प्रथम आंसर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है कि उसे कविराज, जिसे कवियों का राजा भी कहा जाने लगा। विदेशी हत्या से क्वेश्चन लिया गया। चीनी बौद्ध यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी के समय में ही प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान जो भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की और अपने राज्य में चांदी के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाली
नवरत्न मंडली में महाकवि कालिदास के अतिरिक्त कौन शामिल था? धन्वंतरी, बारामिहिर, अमर सिंह और इसका जो अभी आंसर है उपरोक्त उपरोक्त सभी, क्योंकि उनकी जो नवरत्न मंडली थी उसमें ये सभी धन्वंतरी, बारामिहिर, अमर सिंह और कालिदास सभी शामिल थे। कालिदास कवि थे, धन्वंतरी थे वो चिकित्सक थे, अमर सिंह कोशकार थे और बारामिहिर खगोल विज्ञानी थे, जैसे प्रमुख विद्वान शामिल थे। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त और भानुगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त जो कुमारगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक था। सामाजिक इतिहास में एक अगर प्रश्न लिया जाए तो सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण 510 ईस्वी में किस अभिलेख से मिलता है? पहला है प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख, भित्री स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एरण अभिलेख में जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो एरण अभिलेख में मिलता है। और पहली बार अगर जो गुप्त साम्राज्य में जो वृत्त की महिलाएं थी उन्हें गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध वेश्याओं को कुंडनी कहा जाता था। और विज्ञान और तकनीकी से एक क्वेश्चन लिया जाए तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना किसने की? उसने बताया, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसने आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे कि आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत से लिखे। वे पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़, झांसी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दिया गया गुप्ता मंदिर जो दिघवा जबलपुर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। मेहरमत्त मंदिर भुमारा, झांसी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव जो भीतार, नागौर, कानपुर में है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है और इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। निष्कर्ष निकाले आज की इस क्लास का, लेक्चर का, तो बहुत निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय इतिहास का जो सबसे स्वर्ण युग कहा गया उसे गुप्त साम्राज्य को कहा गया है, क्योंकि इसमें कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम जैसी साहित्यिक कृतियां, आर्यभट्ट का विज्ञान और बेजोड़ मंदिर वास्तुकला इस युग की पहचान है। इन्हीं सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त वर्ष को स्वर्ण युग कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आज किसी लेक्चर के साथ प्राचीन इतिहास को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अगले आने वाले जो MTS का एग्जाम है उसके लिए हम आपको जो 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगी। धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, समझिए इस बात को और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।